हेलो, मैं आपको वेलकम करता हूं इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स पे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे वेबसाइट के। तो वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं रोड मैप। देखिए रोड मैप क्या होता है, अक्सर लोगों के जुबान से लफ्ज निकलता है, वो कहते हैं यार रोड मैप क्रिएट कर लो। रोड मैप क्या है? आपका सिलेबस है। आपने जो चीज कवर करनी है इस कोर्स में, क्या क्या पढ़ना है, क्या की चीज को जानना जरूरी है, क्या चीज आपने समझनी है, ये सब कुछ जो होता है हमारे पास एक रोड मैप होता है। देखो किसी भी गाड़ी का, किसी भी सफर के आगाज के लिए सही रोड मैप का चुनाव बहुत ही अच्छा होता है। यानी अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जगह पर पहुंचना है, आपने कराची पहुंचना, इस्लामाबाद जाना है। अगर आप कराची जाएंगे तो उसके लिए हमेशा कराची का रूट ज्वाइन करेंगे। अगर आप इस्लामाबाद के रूट पे जाएंगे तो आप कराची नहीं पहुंच सकते। तो ये एक आपको एग्जांपल देने की वजह दे रहा हूं कि आपने जब भी कोई वेब डेवलपमेंट की, जब भी हम जर्नी शुरू करते हैं यानी कोई भी वेब डेवलपमेंट की, तो हम क्या करते हैं, एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमने कोई इतना बड़ा जंप नहीं मारना, हमने पहले आहिस्ता आहिस्ता समझना है कि वेब एचटीएमएल क्या होती है, फिर समझना है पीएचपी क्या होती है और सीएसएस क्या होता है, फिर हमने जावास्क्रिप्ट को समझना है। सबसे पहली चीज जो है हमने समझना है कि एचटीएमएल क्या होता है। देखो हम इस लैंग्वेज कोर्स में एचटीएमएल, पीएचपी, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। देखो अब ये बात सुनो, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें जो है ना आपकी फ्रंट एंड में आती हैं, ठीक है। और ये जो चीज है पीएचपी, ये आपकी बैक एंड में आती है। अब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नाम सुनने में सिर्फ लग रहा है कि ये बहुत ही कोई तीन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनके अंदर मुख्तलिफ वेरियस हमारे पास फ्रेमवर्क्स आते हैं। देखो अब घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रेमवर्क्स मैं आपको बता दूंगा फ्रेमवर्क क्या होता है। सिर्फ ये याद रखो कि फ्रेमवर्क्स इसमें होता है, PHP में भी होता है, लेकिन HTML के अंदर नहीं होता, ठीक है जी। पीएचपी के अंदर आपको लार्वा मिल जाता है, सीएसएस के अंदर टेलविंड, बूटस्ट्रैप और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको मिल जाता है PG5 हो गया, और एंगुलर एक है, रिएक्ट है। मतलब ये फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं मुख्तलिफ, उनके जरिए आप मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये समझना जरूरी है कि इन लैंग्वेजेस को हम स्टडी करेंगे, और ये समझना जरूरी है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। देखो मैं कोई भी वेबसाइट, मैं यहां पर आपको एक बार खोल देता हूं। देखो मैं यहाँ पे ना आप लोगों के आसानी के लिए मैं किसी वेबसाइट पे चले जाता हूँ। मुझे इंटरेस्ट है, मैं टोयोटा की वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। टोयोटा की वेबसाइट आ गई है। देखो ये वेबसाइट जो तुम्हें शो हो रही है, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये किसके थ्रू है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू है। अगर मैं इसकी तरफ अपना माउस माउस को अगर होम की तरफ लेके जाऊं, ठीक है, अगर तुम इसको गौर करो तो इस पे मुख्तलिफ एनिमेशन परफॉर्म हो रही हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर होता है। इस वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं HTML के थ्रू, और इसको डिजाइनिंग जब देते हैं तो हम किसके थ्रू देते हैं, CSS के थ्रू। अब इसको जरा एक बार समझते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। मैं यहां पर लेफ्ट क्लिक करूंगा और यह जाऊंगा इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, तो इधर मेरे पास, एक सेकंड मैं जरा इसको, सॉरी, व्यू पेज सोर्स कोड पे जाऊंगा। देखो इसकी जो सारी वेबसाइट है ना उसकी कोडिंग मुझे यहां पे नजर आ जाएगी। क्या नजर आ जाएगी, कोडिंग, जो जो इस वेबसाइट पे कोडिंग हुई खड़ी है मुझे सब कुछ यहां पर नजर आ जाएगी। देखो अब जरा इस बात को समझो, मुझे ये सब कुछ जो नजर आ रहा है, मुझे ये नजर नहीं आ रहा। मुझे ये कुछ जो दिखाया जा रहा है वो इसके थ्रू दिखाया जा रहा है। इसके थ्रू, HTML के थ्रू। ये सारी लैंग्वेज को हम कहते हैं HTML, और इसके अंदर जो ये स्टाइल का टैग होता है इसके अंदर होती है CSS। देखो इसको ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करता, मैं आसान तरीके से समझाता हूं। आप किसी भी वेबसाइट पे इधर आप सर्च कर लें, ठीक है, मैं जरा इधर सर्च करता हूं, कोई वर्ड सर्च कर लेता हूं। मैं यहां करता हूं, मुझे सर्च करना है मैं यहां पे कोई न्यूज वाला सर्च कर लेता हूं, ठीक है, न्यूज। मैं सर्च कर लेता हूं न्यूज एंड, चलो ये यही सर्च कर लेते हैं, न्यूज एंड करंट। ठीक है, अब इसको अगर आप इसके डिस्प्ले को देखो, मैं यहीं पे
सर्च करता हूं, यहां पर ये वाला एलिमेंट न्यूज एंड करंट इवेंट्स, और यहां पर देखो यहां पर ये किस तरह डिस्प्ले हुआ खड़ा है और यहां पर ये कैसे, मतलब इसको इस तरह डिस्प्ले करने में हम HTML की मदद लेते हैं कि HTML इसको यहां पर डिस्प्ले करवाता है। अब इसकी एनिमेशन कर दें या इसकी जो लुक है, इसका कलर है, इसका टेक्स्ट कंटेंट है, ये सब कुछ जो डिजाइनिंग है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं। देखो मैं यहां पर ना तुम्हारे आसानी के लिए ना एक छोटा सा मैं आपके लिए आसानी कर देता हूं। देखो मैं यहां एक यूजर क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम है हमारा हैरी। हैरी जो है एक वेबसाइट पे जाता है, जिस तरह हम एक वेबसाइट पे गए, क्या नाम था उसका, टोयोटा cars.com टोयोटा। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे जो कुछ भी नजर आया, जिसे हमें नजर आ रहा था, इस सारा कुछ डिस्प्ले कराने में हमारी जो लैंग्वेज मदद कराती है ना, उसे हम कहते हैं HTML। क्या समझ आ गई? मतलब हैरी को जो कुछ नजर आ रहा है और जो कुछ दिखाने में जिस जो लैंग्वेज मदद कर रही है ना, वो उसे हम कहते हैं HTML। तो ये होता है हमारे पास HTML। अब HTML को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखो HTML को समझना इस वजह से जरूरी है कि मैं समझता हूं कि अगर आपको HTML के टैग्स का नहीं पता, आपको HTML की बेसिक का नहीं पता, आप आगे जाके अगर बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइनर भी बन जाए ना, आपको मुश्किल यही होगी कि आप HTML के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाएंगे। डिजाइनर फोटोशॉप के ऊपर आपको डिजाइन तो बना देगा, लेकिन जब आप वेबसाइट पे आते हैं डिजाइनिंग में, तो ये वहां पे चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि मेरे कोर्सेज में मैं अगर देखता हूं, मुझे मुख्तलिफ ऑडियंस को देखना होता है। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो थोड़ा बहुत हमें फोटोशॉप की स्किल भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन आपको अगर HTML आती है ना, HTML की समझ आ जाती है, फिर आपके लिए आसान है। आपने आगे जाके अगर आप CSS का कम भी इस्तेमाल करें ना, फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि HTML बहुत खास है। यानी HTML से ही आगे जाके हम CSS के फ्रेमवर्क्स को भी यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को भी यूज करते हैं। यानी HTML बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखना है। देखो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि इसके स्टैंड फॉर क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट जाहिर सी बात है, यानी ये हाइपर टेक्स्ट, यानी मैं टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है आपके जहन में सवाल होगा। देखो टेक्स्ट जो डिस्प्ले कराना होता है, उस लैंग्वेज को के जरिए जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी आपको पता होगा आपकी जो कंप्यूटर है वो हमेशा आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा 101 यानी बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। 101 001 इस तरह है। ये क्या होता है, हमारे पास बाइनरी डिजिट्स होते हैं। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर किस में स्टोर करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन करता है। अब ये आम इंसान की समझ में तो आना मुश्किल है। अगर आप मशीन लर्निंग में जाएं तो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक आम से क्या मान लो ज्यादा समझ वाले बंदे नहीं हो इस कोर्स के अंदर, तो आप क्या मशीन लर्निंग समझ सकते हो, कभी भी नहीं। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस लैंग्वेज को आसान कर देती है फॉर दी ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। मुझे अगर नहीं आती है लैंग्वेज, तो मैं क्या करूंगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू अपना वेबसाइट का मेन आप कह दें मैं डिजाइन कर दूंगा। डिजाइन नहीं, सॉरी, डिजाइन हम CSS में करते हैं, मैं अपनी लुक जो है HTML के थ्रू करूंगा। देखो अगर वेबसाइट कुछ भी डिस्प्ले होता है आपके वेबसाइट में, ठीक है, वो जिस लैंग्वेज के थ्रू होते हैं वो आपको समझ आ कि वो HTML होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि HTML समझना चाहिए, क्योंकि HTML के अंदर आपको एक और पॉइंट मिल जाता है, और वो पॉइंट मैं अगर इधर हाईलाइट कर लूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, इट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप कहोगे यार ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखो बात सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेब लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, और ये लैंग्वेजेस की समझ रखना इस वजह से जरूरी है कि वेब डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप कभी भी आगे जाकर बेहतरीन फुल स्टैक वेब डेवलपर नहीं बन सकते। देखो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है,
मैं यहां पर एक एग्जाम्पल बना देता हूं। देखो इधर हम फिर से हैरी को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा हैरी वेबसाइट पे गया है, ठीक है। वो वेबसाइट क्या है, कोई भी है, cars.com यानी OLX हो गया, मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। हैरी को जो कुछ नजर आ रहा है वो किसके थ्रू नजर आ रहा है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि किसके थ्रू नजर आ रहा है, HTML के थ्रू नजर आ रहा है, ठीक है। अब हैरी को तो जो कुछ नजर आया तो आया, लेकिन हैरी को ये नजर नहीं आया। आप कहोगे ये क्या कह रहा है। देखो मैंने इधर भी यही बात की आपसे, ठीक है। मैंने इधर भी आपसे यही बात की कि मुझे ये कुछ नजर आ रहा है। क्या मुझे ये नजर आ रहा है? क्या मुझे मुझे ये तब नजर आया ना जब मैं इधर गया और मैंने खुद कोड को इंस्पेक्ट किया, ठीक है। मैं जब भी वेबसाइट पे विजिट करूंगा, कोई भी यूजर विजिट करेगा, उसको हमेशा क्या नजर आएगा, यही कुछ नजर आएगा, उसको कभी भी ये चीज नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर यही बात मैंने क्लियर करनी थी कि हैरी को जो कुछ नजर आ रहा है वो वेबसाइट पे ये नजर आ रहा है। हैरी को जो है HTML नजर नहीं आ रही, HTML हमने लिखा है और उसके थ्रू हैरी को हम कुछ दिखा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं? वही कुछ दिखा रहे हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही कुछ दिखा रहे हैं जो हम HTML के थ्रू हैरी को दिखाना चाहते हैं, इस पर डिस्प्ले करके। अब समझ आ गई? गुड हो गया। इस तरह की लैंग्वेजेस को हम कहते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हैरी क्या है? एक क्लाइंट है, यूजर है। उसको हम क्या कह रहे हैं कि आप इस वेबसाइट पे विजिट करो और उसको जो नजर आ रहा है वो HTML की तरह नजर आ रहा है। तो इस लैंग्वेजेस को हम कहते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आ गई? अब क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इट इज द प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द क्लाइंट मशीन। ये तो वैसे आपको ब्राउजर जो होता है उस पर ये रन करता है, ठीक है। अच्छा, डील्स विद द यूजर्स इंटरफेरेंस डिस्प्ले एंड एनी अदर प्रोसेसिंग दैट कैन हैपन ऑन क्लाइंट मशीन लाइक रीडिंग राइटिंग कुकीज। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब इधर से आप एक चीज पे कंफ्यूज बहुत होंगे। देखो अक्सर लोग कहते हैं कि जो प्रोग्राम होता है जो रन करता है किसी भी लैंग्वेज को, वो ब्राउजर है। आप कहोगे यार ये कंपाइलर क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंपाइलर क्या होता है? देखो कंपाइलर जो होता है वो आपकी कोड को, मैंने इधर ही बताया था कि आपके जो कोड है वो किस में होता है, बाइनरी डिजिट्स में होता है, 10010101। अच्छा, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके लिए इन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर देता है। अब मुझे बाइनरी का इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं लेटर ए लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या पता हो गलत भी हो सकता है, वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर ए लेटर का अगर बाइनरी डिजिट 1011 इस तरह है, ठीक है, क्या है? बाइनरी डिजिट है ए का। अब मैंने यहां पर जब ए प्रेस किया, कंप्यूटर ने कई ज्यादा सारे फंक्शन परफॉर्म करके मेरे लिए ये बाइनरी डिजिट्स बना दिए, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? आपके लिए, इस मशीन के लिए और आपके लिए आसानी पैदा करता है कि आपको भी समझ आ जाए जो आप लिख रहे हैं और मशीन को भी समझ आ जाए कि वो क्या कुछ करना है उसे, ठीक है। लेकिन यहां कंपाइलर की बात नहीं हो रही, ये कह रहे हैं रन्स ऑन द क्लाइंट मशीन ब्राउजर। देखो ये वो फाइल्स हैं, ये वो, मैं पता नहीं, वो लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए हम किस पे डिस्प्ले कराते हैं, ब्राउजर पे डिस्प्ले कराते हैं, ताकि वो जो कुछ भी देख रहा है उसको, जिसके जरिए हम दिखा रहे हैं, वो ब्राउजर के जरिए दिखा रहे हैं। मेरी वेबसाइट पे हमेशा कोई बंदा ब्राउजर के साथ ही, ब्राउजर के बिना कभी कोई वेबसाइट विजिट कर सकता है? नहीं। या वो टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करेगा या वो किसी और ब्राउजर का इस्तेमाल करेगा, कोई भी ऐसा ब्राउजर, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मतलब ओपरा हो गया, ये सारे ब्राउजर्स हैं। ये ब्राउजर जो हैं, ये इनके जरिए क्लाइंट जो है मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, डील्स विद द यूजर इंटरफेरेंस। देखो एक और चीज है जो, ये भी एक ना मशीन लर्निंग की बात आती है। यूजर इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो यूजर इंटरफेरेंस होता है कि आप ना कभी आप ऐप्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आपको उस ऐप चलने, जैसे चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं ये टिकटॉक कितना आसान है, यानी आपने बस स्क्रॉल करते रहना है, आपके सामने वीडियोस आएंगे, आप लाइक भी कर सकते हो। इस तरह के जो हमारे पास एप्स होती हैं, ये कोई भी
वेबसाइट पे विजिट करते हो आपके लिए आसान होता है। अब देखो रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट एक आम बंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मूवीज डाउनलोड करनी हो तो आम बंदा भी उस पर डाउनलोड कर लेता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो यूजर फ्रेंडली, यानी आपके लिए आसानी होती है कि आप उसके ऊपर डिस्प्ले करें, इंटरेक्ट करें, उस वेबसाइट पे फंक्शन परफॉर्म करें। ये क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। तो ये क्या है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ये यूजर फ्रेंडली है। कि मैंने भी कहा ना कि क्लाइंट को तो मेरी HTML नहीं नजर आ रही, क्लाइंट को क्या नजर आ रहा है, क्लाइंट को वो कुछ नजर आ रहा है जो मैं HTML के थ्रू डिस्प्ले करवा रहा हूं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डिस्प्ले कराना, यही वही बात हुई। एनी अदर प्रोसेसिंग दैट कैन हैपन इन क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग कुकीज। यानी देखो मैंने इधर क्या कहा, मैं फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे चला जाता हूँ, आपको जरा ना सही समझ आ जाएगी। देखो ये वेबसाइट है, मैं इस पे ना जब क्लिक करता हूँ या इस पे चले जाता हूँ फाइंड अ डीलर, अब ये मुझे किधर ले जाएगा, ये फंक्शन जो मैंने परफॉर्म की है, ठीक है, इसने कुछ मेरे सामने खोल दिए। अब वो कह रहा है फाइंड अ डीलर, ठीक है। मैं इसके ऊपर जो इतना बड़ा फंक्शन मैंने परफॉर्म किया, क्लिक दबाया, ये मैंने किसके थ्रू किया, ठीक है, सिंपल से मैंने क्लिक दबाया है, ठीक है। इस क्लिक की वजह से मुझे कितना कुछ डिस्प्ले हो गया, मुझे समझ आ गई कि मेरे इलाके में किस किस जगह पर ये टोयोटा के ओरिजिनल ब्रांचेस मौजूद हैं जहां से मैं कार बुक करवा सकता हूं। देखिए यहाँ टोयोटा डी के खान मोटर्स आ गया मेरे पास, और इधर बहुत ज़्यादा सारे हैं, मियाँ वाली का भी है और बहुत सारे हैं, वेल्टन मोटर्स, यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा सारे जो भी हैं जितने भी हैं, ठीक है। अब मैंने जिस पे इतना बड़ा फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, मैंने क्लिक किए, इसने मुझे क्या दिखाया, इसने मुझे कुछ दिखाया। टिकटॉक पे आप लाइक करते हैं, वो क्या करता है, लाइक कर देता है और उसको आपको लाइक प्लेलिस्ट में सेव कर लेता है। तो ये सब कुछ जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी की एग्जांपल लीजिए कि राइट रीडिंग, अगर मैं कोई आर्टिकल रीड कर रहा हूँ वेबसाइट पे, या राइटिंग मतलब मैं अगर कोई पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूँ, फेसबुक में पोस्ट में कमेंट होता है, आपको पता है फेसबुक के खुद एक पेज है, उस पर आप कमेंट करते हैं, ठीक है। उस कमेंट का क्या होता है, यही तो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं HTML के थ्रू। आप समझ आ गई। देखो एक और बात है, इससे क्या क्या फायदा है, इंटरेक्ट विद टेम्परेरी स्टोरेज, मेक इंटरेक्टिव वेब पेजेस, interact with local storage, sending request for the data to server, sending request to the server, works as interference between the user and. अब आप लोगों को इस सारी चीज़ों की ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो एक ही लाइन में यूज़र इस लैंग्वेज के थ्रू बहुत ज़्यादा सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। बस इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये 6 लाइनों को एक ही लाइन में समझना है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बताई क्या होती है, हमारे पास एक HTML है और एक दूसरा क्या है, CSS। अब आप मुझे समझ आ गई होगी कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। और इस क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। देखो अब आ गई है हमारी बारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब आप कहोगे यार इस सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, अभी तो इतनी मुश्किल से क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ आई थी। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इट इज द प्रोग्राम दैट रन्स ऑन सर्वर डीलिंग विद द जनरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। देखो मैंने आपको बताया मैंने उस वेबसाइट पे क्या किया, मैंने उस पे फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। इसने इस फंक्शन को जो मैंने परफॉर्म किया, अगर मैं यहाँ एक और फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, फॉर्म मेरे सामने लोकेशन खुल गई। अगर मैं कुछ और करता हूँ, जैसे मुझे चाहिए व्हीकल अवेलेबिलिटी, ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पे क्या हुआ है, इस वेबसाइट के फंक्शन परफॉर्म हुआ है, ये जो बटन मैंने क्लिक किया इससे क्या हुआ, एक और पेज मेरे सामने खुल गया, ठीक है। अब मैं इधर कुछ चीज परफॉर्म करना चाहता हूं, मैं अगर एक और काम करता हूं, मैं इधर ऐसा करता हूं, मैं इस वेबसाइट के अलावा एक और वेबसाइट कर देता हूं, ई-कॉमर्स वेबसाइट है जैसे दराज.com, ठीक है। हम दराज.com पे चले जाते हैं ताकि कुछ चीज ऑर्डर करवाएं,
ठीक है, मैं दराज.com पे चला गया हूँ। ये क्या है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट पे जो जा रहा हूँ, मैं इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहां से कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ और इसको खरीदता हूँ। अब इधर जो मैं ऐड टू विश लिस्ट डाल देता हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी लिस्ट में ऐड हो जाता है। अब मैं जब इसको बाय नाउ कर दूंगा, मतलब इसको खरीद दूंगा, अब मेरा यहां तक फंक्शन खत्म हो गया, यहां तक क्लाइंट साइड का काम खत्म हो गया। अब इसको ये सारी इंफॉर्मेशन जो जाएगी, मेरा एड्रेस जाएगा, मेरा यूजर नेम जाएगा, मेरा इंफॉर्मेशन जाएगा कि इसने कितनी अमाउंट की मतलब मांगा है, ये सारा डाटा जो मैंने इधर इसको इनपुट करना है कि मेरा ये एड्रेस है, मेरे यहाँ पे पहुंचा दो, मुझे ये चीजें चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन को उस यूजर तक, जिस तक मतलब वेबसाइट डेवलपर तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो इनके सर्वर होता है, जहां डाटा स्टोर होता है, जहां डाटा ये सारा डाटा स्टोर होता है, उस तक पहुंचाने में जो लैंग्वेज जिम्मेदार है उसको हम कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आपकी सारी काम जो सर्वर के थ्रू होता है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब समझ आ गया? गुड हो गया। और इसकी मैंने आपको मिसाल बताई थी कि हम क्या लेते हैं, हम कहते हैं PHP, प्री टेक्स्ट हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। इसको ये भी आजकल नहीं कहते, ये भी एक वजह है। लेकिन इतना समझ लो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि आपने सर्वर पे जब कोई काम करवाते हैं तो जो डीलिंग्स उनके साथ होती हैं, उस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करने को कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज द प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ सर्वर डीलिंग विद द जनरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये इस सारों को भी समझने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं इधर ही एक ही लाइन में जो अभी मैंने आंसर बताया, एनी function we are going to perform with regarding to the server, we use programming language, is this called server side programming language। अब समझ आ गई है? देखो, जहां तक चीज क्लियर हो जाए ना कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, अब इसी के अंदर बताया, मैंने आपको बताया पिछले मैंने क्या बताया कि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर है क्लाइंट साइड, उसी तरह ये आती है हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब यहां तक हमारा काम खत्म है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए एक इमेज रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ कहा ये मेरी कंप्यूटर है, यहाँ यूजर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। ठीक है, वो ये सर्वर पर इंफॉर्मेशन मैंने कहा ना, मैंने एड्रेस दे दिया, मैंने बाय नाउ कर दिया, एड्रेस दिया, एड्रेस किधर गया, इंटरनेट पे चला गया, ब्राउजर पे, ये मेरा ब्राउजर है। ठीक है, इस ब्राउजर ने क्या किया, इसको मेरे सर्वर पे डाल दिए। सर्वर बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर होते हैं जहां डाटा स्टोर होते हैं, डाटाबेस भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये जो डाटाबेस है, इसने जो मुझे इंफॉर्मेशन जहां तक पहुंचाने में मदद की है, वो किस लैंग्वेज के थ्रू की है, वो PHP के थ्रू कराई है। ठीक है, अब once the client receive the return information from the server, if it contains a client side script, JavaScript, your computer browser executes that script before displaying on the web page। अच्छा, अब एक और बात है, मैंने इसको दे दी इंफॉर्मेशन, ये मेरे किसके थ्रू की है, मैंने PHP के थ्रू कराया है। ठीक है, इस लैंग्वेज के थ्रू जो मैंने अपने सर्वर तक डाटा पहुंचा दिया है PHP के थ्रू, अब ये सर्वर से अगर कोई रिस्पॉन्स मुझे आता है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स मुझे आता है कि भाई हाँ भाई अब तुम्हारे साथ ये हुआ है, इस लैंग्वेज का जो जिम्मेदार होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। अब इधर भी जावास्क्रिप्ट होती है, इधर भी जावास्क्रिप्ट। अब आप एक चीज में बड़े कंफ्यूज होंगे। देखो, जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, ये हमारे पास फ्रंट एंड में भी इस्तेमाल होती है और बैक एंड में भी होती है। ये बात याद रखना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर भी होती है और बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होती है। अब इसके वेरियस तरीकेकार हैं, फंक्शंस हैं, APIs हैं, मतलब बहुत बहुत वास्ट लैंग्वेज है। अगर वेब डेवलपमेंट को कुछ चीज स्पेशल बनाती है तो ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का मैंने आपको बताया ये जावास्क्रिप्ट है। हमने इसमें अभी सिर्फ
HTML को समझना है। सिर्फ मैं ये एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ वेबसाइट का, कि वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता कैसे, ताकि आगे आपको चीजें समझ आ जाए। उम्मीद है यहां तक चीज क्लियर हो गई है। देखो अब हमने क्या करना है, हम HTML के कुछ टैग्स होते हैं, टेबल टैग, फॉर्म टैग, लिस्ट टैग, एंकर टैग, एडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, बॉडी टैग, हेड टैग। इन सारे टैग्स को अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से जाता हूं। देखो कंपाइलर जो है ना, अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट ठीक है तो फिर तो विजुअल स्टूडियो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये नंबर 1 है और मैं इसको यूज करता हूँ, और बहुत से प्रोग्रामर्स जो हैं इसका यूज वैसे भी करते हैं कि मुख्तलिफ लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। ये क्या है, कंपाइलर है, ठीक है। एक ये कंपाइलर है जो इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। दूसरे कंपाइलर हमारे पास आता है ब्रैकेट्स का, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी आपकी हेल्प करा सकता है। अगर आपका सिस्टम लोअर रिक्वायरमेंट्स में है तो ये ब्रैकेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये 2 कंपाइलर हैं, जिसका भी मार्केट में और भी कंपाइलर्स हैं, ठीक है। आगे जाके ऑनलाइन सर्वर पे भी कंपाइलिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपका उन्हें लिख दो HTML, अगर आपका बहुत ही मतलब थर्ड क्लास सिस्टम है, आप चला ही नहीं पा रहे, तो आप इधर HTML ऑनलाइन कंपाइलर लगाएंगे। HTML ऑनलाइन कंपाइलर के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा सारे ऑनलाइन कंपाइलर खुल जाते हैं, ठीक है। W3 स्कूल का भी है, W3 स्कूल बड़ी अच्छी वेबसाइट है। मैं इसको इस वजह से भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बाज़-औक़ात, मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगा, बाज़-औक़ात बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं W3 वेबसाइट से लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाने आया हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन HTML भी आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। ये भी कंपाइलर है जो ऑनलाइन इस्तेमाल होता है, बहुत से ज़्यादा सारे होते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर पे अगर आप लोकली अपने काम कर रहे हैं तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी रिक्वायरमेंट्स है, हाई PC आपका सपोर्ट करता है, तो तकरीबन मैं आपको अगर इसको बता दूं तो 4 GB रैम होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है, मिनिमम। और अगर SSD है तो ये फिर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आपके ये 4 GB रैम नहीं है और लो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है और HDD इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल हार्ड, तो तब इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें उम्मीद है कंपाइलर की समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा। मैं यहाँ से ओपन न्यू फोल्डर, और यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, और इसका क्या नाम हम रखते हैं, हम लिखते हैं ट्यूटोरियल 1। तो ट्यूटोरियल 1 की हमारे पास क्लास यहाँ बन गई है। अब इधर हमने ये देखना है कि हम कैसे फाइल बनाते हैं। देखो HTML की फाइल ना कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पे आप लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 लिखता हूँ, ठीक हो गया। अब आखिर में जो चीज़ पुट करनी है वो मैटर करती है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। आखिर में हम इसको कहते हैं कि आपने आखिर में क्या चीज़ लगा रहे हैं, .html। तो कुछ इस तरह से आपकी HTML फाइल तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह हम यहां पर ट्यूटोरियल 1 स्टाइल, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आखिर में जो चीज डालनी होती है वो मैटर करती है। तो ये .css, तो कुछ हमारा इस तरह से ये क्रिएट हो गया। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आसानी हो आपके लिए। अब समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, देखो ट्यूटोरियल 1 के अंदर पहले हमने क्या समझना है, HTML को गौर से समझना है कि HTML क्या होती है। और HTML को समझने से ही हमें ये समझ आती है कि हमने आगे जाके वेबसाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बहुत से कोर्सेज ऑनलाइन जो प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें HTML कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ाते, हालांकि पढ़ाना चाहिए। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो विजुअल स्टूडियो में क्या होता है, मैं अगर शिफ्ट और 1 दबाता हूं तो एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, और जब मैं इसको क्लिक करता हूं खुद ब खुद एक बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाती है।
अब आप घबरा गए होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। देखो अभी मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं, ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के लिए डबल मेहनत कर रहा हूं। मैं यहां से भी ओपन फोल्डर दबाऊंगा, ठीक है। ओपन फोल्डर करने के बाद मेरे पास कौन सा फोल्डर था, मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया है वो मैंने ट्यूटोरियल 1 के नाम पे, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यही चीज है। देखो इधर भी यही तरीका होता है, न्यू फाइल दबा के वही चीज ट्यूटोरियल वगैरह हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने वही फाइल दोबारा जो इधर मैंने खोली हुई है, वही फाइल मैंने इधर ब्रैकेट्स में भी खोली हुई है ताकि समझ आए। अब जरा इसको देखो, ये चीज इधर मैंने किस तरह खोली है। अब लेकिन इधर जो है ना, यही मसला है कि इधर इस तरह की चीज नहीं खोलती, आपको इधर टाइप करना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पर डॉक टाइप, फिर डॉक टाइप के साथ फिर आप इधर बताते जाओगे। जिस तरह इधर जो चीज हमें यहाँ पर फौरन आई है, वहां पर हमें ये चीज एक एक करके टाइप करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं आपको ये कहता हूं कि आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करें अगर आप हाई रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब के लिए मैं सिर्फ विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करता हूं। देखो इस पहले टैग को हम समझते हैं, ये होता है डॉक टाइप, ठीक है। ये डॉक टाइप होता है HTML। यदि आपको मैंने बताया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, कोई भी ऐसी चीज है। मैंने आपको बताया कि आपको मैंने समझाया कि मतलब कोई कहता है कि मेरे मैट्रिक की सनद है, कोई कहता है मेरी FSC की सनद है, फिर कहता है मेरे सर्टिफिकेट है, मेरे पास स्कॉलरशिप्स के मतलब मेरे पास डिग्री है। ये डिग्री क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप कहते हैं ये मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यार, मुझे चाहिए ये। यही चीज होती है, वेबसाइट एक डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन क्या होती है, एक HTML बेस्ड डॉक्यूमेंट होती है। मैंने इधर आपको क्लियर समझा दिया है। अब HTML लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। हमारे पास किसी भी वेबसाइट की बात हमारे जहन में आती है कि इस सारी चीजों को समझने से पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो मैं ये एक वेबसाइट है, ठीक है, amazon.com, ठीक है ना। देखो इस वेबसाइट को हम समझना चाहते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार इस जगहों से ये मुझे इधर क्यों ले आया। देखो इस बात को जरा समझो। अब इस वेबसाइट का थोड़ा बहुत HTML स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। देखो मैंने इधर आपको टैग समझा रहा था, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया HTML लैंग्वेज हमारे पास क्या होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है, ये सेक्शन, ये टैब जिस पे लिखा हुआ है Amazon। मैं एक बार इसको करता हूं Amazon, ठीक है। अब मैं लाइव सर्वर पे कुछ दिखाना चाह रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, इस डॉक्यूमेंट का इस हेड टैग में सिर्फ ये टाइटल है, यानी ये हेड है। हेड ऑफ द पेज क्या होगा, वो हमारे पास ये टैब पे जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है ये हमारी हेड ऑफ द पेज है। अब इस हेड ऑफ द पेज के अंदर हमें 3 टैग मिल रहा है। पहले इस टैग को समझते हैं, ये होता है मेटा कैरेक्टर सेट टैग। देखो हम जो लैंग्वेज समझ रहे हैं वो है HTML, और HTML का ये कौन सा वर्जन है, ये HTML5 है, ये बात याद रखना। इसी तरह अगर हम CSS पढ़ रहे हैं तो वो CSS कौन सा, CSS3 है। अब ये HTML5 का एक लाइब्रेरी है, कैरेक्टर सेट है। बहुत ज्यादा सारे कैरेक्टर सेट्स भी होते हैं। मैं अगर यहां पर लिख दूं, मैं लिख दूं HTML कैरेक्टर सेट्स, तो मुझे ज्यादा सारे कैरेक्टर सेट्स दिखा देगा। कौन कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, यानी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये सारे कैरेक्टर सेट जो हैं अब इस्तेमाल में नहीं आते, ठीक है। ये अब अपने इस्तेमाल में नहीं आते। हमारे पास कैरेक्टर सेट था पहले, यूज ASCII, ANSI, 8858, UTF,
8। अभी जो करंट हमारे पास जो अभी HTML5 की जो कैरेक्टर सेट है लेटेस्ट, वो UTF-8 है, जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं और खुद हमें ये डिफॉल्ट में भी मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये टैग जो है इनकी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करने। ठीक है, इसको समझ लो, और ये डिफॉल्ट ही रहते हैं। ठीक है, इन्हें चेंज नहीं होना। HTML5 अब इसमें क्या फर्क आ जाता है, इसमें देखो ना, इधर आप चले जाओगे ना इस वेबसाइट पे, जिस तरह मैंने सर्च किया, इस वेबसाइट पे ना आप ये देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब आप कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो वहां पर कैसे डिस्प्ले होते हैं और कई जगहों पर ये डिस्प्ले नहीं होते। ये बहुत से मतलब करेक्टर सेट्स में ये डिफरेंस आ जाता है। आप कुछ चीज डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो उधर डिस्प्ले भी नहीं होता, या कुछ और वजूहत हैं। देखो अब यहाँ पे यूरो साइन जो है ना, वो इस करेक्टर सेट के अंदर डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन उस करेक्टर सेट के अंदर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। फिर और भी चीजें होती हैं, ये भी डिस्प्ले नहीं होता, कॉमा ये और ये मतलब बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर करेक्टर सेट पे डिपेंड करती हैं जब हम इसको टैग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब बात कुछ इस तरह कि मैंने यहां पर एक टैग आपको समझा दिया, ये होता है मेटा कैरेक्टर सेट टैग। ठीक है, और ये HTML5 है, इस वजह से क्या पता हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तो HTML6 भी आ जाए, HTML7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, मतलब वर्जन चेंज होते रहते हैं। लेकिन अभी जो मैं करंट इस्तेमाल कर रहा हूं वो HTML5 है, तो उसका ये वर्जन है। ठीक है, दूसरा वापस होता है मेटा कैरेक्टर। मेटा का एक और टैग है। ठीक है, इस टैग का क्या फंक्शन है, देखो मैं ना इस Amazon वाली वेबसाइट मैंने इस वजह से खोली थी, 12 F12 दबा के ना आप ये खोल सकते हैं। ठीक है, ये कंसोल है। ठीक है, यहाँ पे हम कोड वगैरह डिबग करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ एक ऑप्शन है, अगर मेरी वेबसाइट मोबाइल पे नजर आएगी तो कुछ इस तरह नजर आएगी। अगर मैं इसको टैब पे ले आऊं, बड़ा करता जाऊं, मेरी स्क्रीन जितनी बड़ी होगी उसके मुताबिक ये वेबसाइट एडजस्ट हो रही है। ये जो एडजस्ट हो रही है ना, ये इस टैग के थ्रू हो रही है। समझ आ गई? अब मैं एक और हैरानी वाली बात बताऊंगा। अगर आप इस टैग का इस्तेमाल ना करें करें, तब भी आपकी वेबसाइट क्रोम इस तरह शो कर देगा। अब आप कहोगे यार इस टैग का फायदा क्या? देखो ये बात याद रखना कि ये टैग जो है ना, जो हम ये कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसका है? ये विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर आप ये आपको कोई पता नहीं है, कभी भी आपकी वेबसाइट पे मुख्तलिफ ब्राउजर से लोग सर्च करते हैं। मैंने वेबसाइट बनाई है क्रोम को देख के, और मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है फायरफॉक्स के जरिए, तो हो सकता है मतलब कभी कभी अगर माइक्रोसॉफ्ट एज के जरिए भी अगर कोई इस्तेमाल करता है और मेरे ब्राउजर को एक्सेस करता है, तो हो सकता है मेरी जो वेब ब्राउजर है उसके मुताबिक एडजस्ट ना हो रही हो। ठीक है, तो इस टैग को क्रोम इग्नोर कर देता है, यानी ये टैग अगर आप इस्तेमाल ना भी करो ना, तब भी ये क्रोम इसको डिस्प्ले करवा देगा। क्रोम भी करा देगा, फायरफॉक्स भी करवा देगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज कंपेटेबल नहीं है, इस वजह से इस टैग का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। अब ये समझ आ गई। अब ये चीज है टाइटल में आपको मैं जरा अपने ना लाइव सर्वर पे चले जाए तो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आईपी एड्रेस नीचे लिखा हुआ है 127.0.0, ये आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस जो हमारी लोकल होस्ट की है। ठीक है, अब आपको ये चीज तो समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं दानी फन टैग। तो अब आपको ये चेंज नजर आ रहा है, ये होती है आपकी हेडिंग, जो आपकी वेबसाइट की हेडिंग होती है। तो ये सारा कुछ इस टैग के अंदर आता है, हेड के अंदर। तो ये हमारी वेबसाइट का पहला स्ट्रक्चर हो गया, और पहला टैग आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी होती है हेडिंग, और ये जो दो टैग होते हैं ये आपकी स्टार्टिंग टैग हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पूरी प्लेट है, इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं, जो हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके अंदर हमने चेंजेस करना होता है। ये स्टार्टिंग आपकी ये प्रैक्टिस है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह समझें, और ये स्टार्ट में आपको बहुत फायदा देगी। यहां तक खत्म हो गया। अब एक और टैग आता है बॉडी टैग। क्या आता है? बॉडी टैग। ये जो आपकी वेबसाइट की ये जो बॉडी सफेद सा नजर आ रहा है, ये आपकी होती है बॉडी। ठीक है,
और आपको ना एक टैग की बात समझाता हूँ। ये होता है स्टार्टिंग और ये होता है एंडिंग। वेबसाइट का टैग मतलब कोई भी HTML का टैग स्टार्ट होगा बॉडी कुछ इस तरह से और एंड होगा विथ स्लैश कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने हेड भी पढ़ लिया, बॉडी भी पढ़ लिया, ठीक है। ये टैग्स तो हमने पढ़ लिए जो बेसिक होते हैं। अब इस टैग के अंदर कौन से मुख्तलिफ टैग्स हैं वो हमने समझना है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपके सामने एक टैग प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो टैग क्या है, वो हमारे पास एक हेडिंग टैग है जिसे हम कहते हैं H1 टैग। 6 हेडिंग्स होती हैं। ये नहीं कि आप इधर लिखते जाओ हैं H तो 100 तो फिर मतलब आपकी एक और हेडिंग 100 तक हेडिंग क्रिएट होती है, नहीं, आपकी सिर्फ 6 तक हेडिंग क्रिएट होती है। आप बेशक 100 के 1000 भी लिख दो तभी वो वेबसाइट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उस पर डिस्प्ले ही नहीं होगा। वो अगर डिस्प्ले हो भी जाता है तो वो उसको SEO के अंदर यानी सर्च के अंदर वो कभी भी उसको या तो वो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी की टाइटल कह देगा लेकिन उसको हेडिंग का वो डिस्प्ले नहीं कराएगा। ये आपने याद रखना है। देखो टैग्स को इस वजह से समझना जरूरी है ना। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दानी फन टैग। अब ये टैग है? नहीं, ये टैग है ही नहीं। तो यही चीज है कि आपने सब लिखा तो सब कुछ जाएगा कंपाइलर में, लेकिन जिन चीजों का, जिन टैग्स का स्पेसिफिक फंक्शन है उनका इस्तेमाल करेंगे तब वेबसाइट पे वो चीज डिस्प्ले होगी। अब H1 टैग है, मैं लिखता हूं वेलकम टू माय पेज। अब देखो ये वेबसाइट पे मेरा ये फर्स्ट चीज क्रिएट हो गई है। मैंने इन टैग्स को जो कहते हैं हेडिंग टैग्स, इन टैग्स के अंदर जो कुछ भी लिखूं, अगर मैंने स्पेस भी डाली है ना, कि ज्यादा सारी स्पेस डाल दूं तो उसी मुताबिक ये एडजस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं, मैं अगर इसको इस तरह कुछ लिख दूं तब ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है, और अगर मैं कुछ इस तरह कर दूं तब ये किस तरह, यानी वर्ड बाय वर्ड ये सेंटेंस के मुताबिक एडजस्ट कर देता है, ठीक है। अब ये हमारे पास पहला क्या होता है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कहां तक होते हैं, 6 तक, इससे ज्यादा हेड टैग हमारे पास नहीं होता। ये हमारा पहला टैग था जो हमने स्टडी कर लिया। दूसरा क्या होता है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा सारे हेडिंग टैग्स हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में आपको प्रोजेक्ट देना है तो मैं उस प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको जो टैग पढ़ा रहा हूँ उस तक ये होगा कि आपको टैग्स पढ़ने के बाद आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट को मैं मतलब जो जो टैग्स मुझे लग रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे वो आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि इस वीडियो के बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आगे हम लोग एक एक टैग को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हेडिंग टैग हो गया, एक और टैग हमारे पास होता है, ठीक है। एक और टैग हमारे पास होता है पैराग्राफ टैग, P, ठीक है। क्या होता है, पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ टैग में भी अगर मैं लिख दूं हेलो तो आप कहोगे यार ये इतना छोटा कैसे हो गया। आपको पता है हेडिंग बड़ी होती है और पैराग्राफ छोटा होता है, तो उसी वजह से इसने इसको पैराग्राफ लिए। अगर मैं इसको हेडिंग बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, हेडिंग बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसकी टैग्स को हम इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग हो गया हमारे पास, पैराग्राफ हो गया। तीसरा एक और टैग होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इनपुट टैग, ठीक है। अब इनपुट टैग के अंदर इसके आगे हम लिखेंगे टाइप। आपको टाइप क्या मतलब, देखो तुम इनपुट टैग है मतलब तुम इनपुट कोई चीज, मतलब आपने किसी यूजर से कुछ लेना है तो तुम टाइप तो बताओगे ना कि तुमने क्या लेना है,
ये तुम कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तुम क्या क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ एक बटन, ठीक है, एक छोटा सा बटन क्रिएट हो जाएगा, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये बटन क्रिएट हो गया। इस बटन को एक वैल्यू दे दें क्लिक, तो ये हमारे से क्लिक बटन बन गया। अब इनपुट के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर लिख दूं मैं अगर यहाँ पर मंथ लिख दूं तो ये मंथ प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। मतलब यूजर से मैं अगर मंथ लेना चाहूँ तो वो यूजर मुझे बताएगा कि भाई ये मेरा मंथ था, फिर क्लिक होगा, फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन जाएगा, मैंने आपको बताया। देखो इसके जरिए हम लोग ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिख दो तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरह से ये टैग्स हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये टैग भी हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, हेडिंग टैग पढ़ा, पैराग्राफ टैग पढ़ा, इनपुट टैग पढ़ा। अब एक और टैग है जो इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो 3 टैग्स पढ़ाए हैं, इसके जरिए भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हुए भी समझाऊंगा कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे हम लोग, और उसको मतलब आपने भी कंप्लीट करना है, लेकिन मैं उस वीडियो में पहले आपको समझाऊंगा कि वो कंप्लीट करना कैसे है। लेकिन इधर सिर्फ टैग्स बता रहा हूँ कि होता कैसे है ये, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ आ गई है क्या क्या होता है। हेडिंग टैग, हमारे पास टैग्स क्या होते हैं एचटीएमएल में, एचटीएमएल क्या है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहां तक जब चीज समझ आ जाए तो आगे चीजें आसान हो जाती हैं। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि एचटीएमएल होता क्या है, तो यहीं तक है हमारे पास। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट को देख देख कर भी आप कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम एक एक एचटीएमएल टैग को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमें समझ आ जाए कि उस टैग का फंक्शन क्या है, और आगे जाके हम टैग्स को जब इस्तेमाल करेंगे फिर हमें पता होगा इस टैग का फंक्शन क्या है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी।